की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए प्रकाश के पुंज दीप की पदचाप सुन लें। दीप प्रज्वलन के लिए अनुरोध करना चाहेंगे मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी और सम्मानित मंच से दीप प्रज्वलन कर आज के इस अभिनंदन समारोह का शुभारंभ करें। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मुंह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। और तिमिर चाहे कितना भी घना हो, आलोक की सिर्फ और सिर्फ एक किरण उसे प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त होती है। और जब दीप का प्रज्वलन ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज ये विधानसभा का भवन ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी माननीय के कर कमलों से संपन्न हुई। हमने माननीय का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया। आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। हम माननीय का स्वागत हरियाली और खुशहाली के प्रतिरूप, वृद्धि और विकास के वाहक, प्रगति और परोपकार के प्रतीक नन्हे पौधों के माध्यम से करना चाहेंगे। पुष्पों से स्वागत की परंपरा को थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए हम आपका स्वागत नन्हे पौधे भेंट कर करना चाहेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। श्री गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। डॉक्टर सुभाष गर्ग, माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। श्री बलवान पूनिया, माननीय नेता सीपीआईएम पार्टी। बोलूं या नहीं बोलूं? श्री राम प्रसाद, माननीय नेता भारतीय ट्राइबल पार्टी। पौधा भेंट कर सम्मान कर रहे हैं श्री राम प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और विधानमंडल में नवाचार के साथ साथ संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं को पुष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध डॉक्टर सीपी जोशी जी ने अपने 2.5 दशकों से अधिक के संसदीय जीवन काल में राज्य विधानसभा और सांसद के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया है। आपने राज्य तथा केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में विभिन्न विभागों में प्रशंसनीय कार्य किया है। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे आग्रह स्वागत उद्बोधन के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति परम सम्मानीय धनखड़ साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया साहब, माननीय सब सदस्यगण, मैं आप सबकी तरफ से, राजस्थान की जनता की तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय आपका मैं स्वागत करता हूँ। ये प्रिविलेज हमको माननीय इसलिए है, ये जो 200 विधायक यहाँ बैठे हैं ये पूरे राजस्थान की जनता की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसलिए राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि ये विधायक और विधायक
कि इस विधायक की सभा का मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरी राजस्थान की जनता की तरफ से आपका स्वागत कर रहा हूँ। मान्यवर, हमें इस बात का भी गर्व है कि आप राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे, और मुझे इस बात का गर्व है कि अध्यक्ष होने के बाद मैंने इसी सदन में आपका राज्यपाल के रूप में भी स्वागत किया था, और आज मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझे आपको उपराष्ट्रपति पद के ऊपर स्वागत करने का भी अवसर मिल रहा है। तो मैं उन बिरले विधानसभा के अध्यक्ष में हूँ जिनको ये सौभाग्य मिलता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे कम ही अलग अलग किसी प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष होंगे जिनको ये सौभाग्य मिला है। राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ पर सम्मानीय भैरव सिंह जी शेखावत ने भी इस पद को सुशोभित किया, और आज अब दूसरे राजस्थान के न केवल सम्मानीय नागरिक हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी आपने काम किया है और आपने उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है। ये हम सब के लिए गौरवान्वित की बात है। मान्यवर, मैं आपकी क्षमताओं के बारे में, आपकी संसदीय अनुभवों के संबंध में सभी जानते हैं, मुझे उसमें कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे मन में प्रश्न आया कि आप में क्या विशेषता है जो एक विधानसभा सदस्य के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक भारत सरकार के मंत्री के रूप में और एक गवर्नर के रूप में जो आपने अमुक अलग अलग भूमिका निभाई, उसमें एक भूमिका जो मुझे समझ में आई कि विधानसभा का जो चुना हुआ दल का नेता वो मुख्यमंत्री होता है और राष्ट्रपति का जो नॉमिनी होता है वो गवर्नर होता है। तो मैंने कोशिश की कि संविधान में जो शपथ है उस शपथ में कोई अंतर है क्या। तो मैंने जो हमारा संविधान है उसके शेड्यूल में से जो मुख्यमंत्री की शपथ है वो शपथ तो मंत्री की शपथ, और शपथ में जो लिखा हुआ है कि मैं सीक्रेसी को नहीं करूंगा या मैं बिना भेदभाव के, उसको कोट नहीं करना चाहता, लिखा हुआ था। पर मैं सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गवर्नर की जो शपथ है उस गवर्नर की शपथ में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ द गवर्नर or discharge of the function of the governor of the name of the state, and will do the best of my ability, preserve, protect, and defend the constitution and the law, and then I will devote myself to the service and well-being of the people of the state. ये मैंने बड़े ध्यान से इस गवर्नर की जो डेफिनेशन जो शपथ है उसके वर्ड को सब समझा मैंने, और जो मंत्री और मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं उसको मैंने ध्यान से पढ़ा। तब मुझे लगा कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में जो आपकी भूमिका थी, उस भूमिका में, क्योंकि मैं तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का लायर नहीं हूँ, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लायर के रूप में देश में जाने जाते हैं, आप कॉर्पोरेट लायर के रूप में देखते जाने जाते हैं। तब मुझे समझ में आया कि गवर्नर के रूप में माई एबिलिटी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, एंड दैट आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल द पीपुल। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर की जो शपथ की जो शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों को मूर्त रूप देने का आपने प्रयत्न किया। ऐसा मैं अपने आप को एनविसेज करता हूं जब मैं महसूस करता हूं कि जहां जहां मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच में जहां रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात किस ढंग से आती है, उसमें किस मेटिकुलसली एबिलिटी और इंटेलिजेंस से, मैंने 3 वर्ड यूज किए हैं, आपने इस भूमिका का निर्वहन किया है। शायद यही आपकी क्षमता है जिस क्षमता ने आपको इस पद पर पहुंचने के लिए मदद की, ऐसा मैं सोचता हूं। मैं समझता हूं कि आप में और बहुत ज़्यादा जो गुण हैं जिनके बारे में मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में मैंने कोशिश की कि ये कौन से गुण है जिस गुण से प्रभावित होकर आप आगे बढ़ने की जो सीढ़ियाँ उन सीढ़ियों को आप आगे बढ़ रहे हैं। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है मंत्री के रूप में, और जो जिम्मेदारी दी आपको गवर्नर के रूप में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसेज किया कॉन्स्टिट्यूशन में, मुझे लगता है कि फेथफुली आपने उसको एडर करने का काम किया है। शायद यही हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि जिस व्यक्ति को जब कोई जिम्मेदारी मिलती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिम्मेदारी को निर्वहन करने के संबंध में संविधान के निर्माताओं ने जो कल्पना की है उनको फेथफुली यदि हम इम्प्लीमेंट करें तो मैं नहीं समझता कि हम अपने जीवन में एक्सेल नहीं करते हैं या हमें जो जिम्मेदारी करते हैं उनको हम प्राप्त नहीं करते हैं। ये मेरे मन में विचार था कि मैं जब आपका स्वागत करूँगा तो आप में से बहुत से साथी हैं जो आपको विधायक के रूप में आपके साथ रहे, आप में से बहुत से साथी हैं जो मंत्री के रूप में रहे। मुझे आपके साथ विधायक रहने का मौका नहीं मिला, मुझे आपके साथ सांसद बनने का मौका नहीं मिला, पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने बराबर आपकी हर भूमिका को देखा और समझा है।
तब मैंने ये जो गवर्नर की भूमिका है, जिस गवर्नर की भूमिका में सारे देश की निगाहें वेस्ट बंगाल पर मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार और गवर्नर के रोल के बीच में थी, तब मुझे लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी है शायद आपने उसको पूरा इंटरनलाइज किया है और इम्प्लीमेंट करने का काम किया है, जिससे आपकी इस प्रतिभा का लाभ शायद अब देश को मिल सके। इसलिए आपको जिम्मेदारी, ऐसा मैं सोचता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो पद आज भारत के उपराष्ट्रपति पद का मिला है, उस उपराष्ट्रपति के पद पर एक रहते हुए भी संवैधानिक जिम्मेदारी आपकी न केवल सदन को चलाने की है, अब आप उपराष्ट्रपति के रूप में अपर हाउस के भी चेयरपर्सन आप हैं। इसलिए आपकी जो भूमिका गवर्नर के रूप में रही, संसदीय मंत्री के रूप में रही, विधायक के रूप में रही, अब एक अपर हाउस के जो चेयरपर्सन के रूप में है, वो देश के लिए एक अनुकरणीय होगी और हम सब के लिए गर्व की बात होगी। ये इस बात का हम सबको प्रेरणा देती है कि जो सार्वजनिक जीवन में है उनको आगे बढ़ने के लिए यह भी एक तरीका हो सकता है जब हम अपनी पूरी क्षमताओं का निर्माण कर काम करें और आगे बढ़ने का काम करें। ऐसी मेरी आपके संबंध में धारणा है और मैं समझता हूँ कि मेरी धारणा अन्यथा नहीं है और गलत भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बहुत नज़दीक से देखा और समझा है और आपकी सज्जनता, आपकी सहृदयता, आपकी जो लोगों के प्रति अफेक्शन है, उसको सबने बहुत नज़दीक से देखा है। इस भावना ने मुझे प्रेरित किया कि मैं आपका जो स्वागत करूं, जब मैं मेरी इन भावनाओं को अभिव्यक्त करूं, और मैं समझता हूं कि मेरी ये भावना हमारे सब मान्य सदस्यों की भावना है और यही राजस्थान की जनता की भावना है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस पद को सुशोभित करेंगे और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीपी जोशी साहब। श्री गुलाब चंद कटारिया जी इस विधानसभा में सर्वाधिक अनुभवी सदस्य हैं। आप 8वीं बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। सुदीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री कटारिया जी का संसदीय जीवन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री कटारिया जी ने राज्य के अनेक विभागों में मंत्री के रूप में श्रेष्ठतम कार्य किया। आप वर्तमान राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। श्री गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे निवेदन, आपका उद्बोधन हमें प्रदान करें। आदरणीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय धनखड़ साहब, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, हमारे राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब, सभी मेरे सहयोगी विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, ये आज मैं राजस्थान का और मेरी राजस्थान विधानसभा का बहुत ही सौभाग्य और स्वर्णिम दिन है कि एक राजस्थान के इस विधानसभा के सदस्य के रूप में रहने वाला व्यक्ति, ये दूसरा अवसर है एक आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत को इस पद को सुशोभित करने का अवसर मिला। और आज हम सब का सौभाग्य, राजस्थान की संपूर्ण जनता का सौभाग्य है कि हमारी इस धरती पर पला बढ़ा और यहाँ राजनीति में प्रवेश किया, विभिन्न पदों पर रहते हुए इस सम्मानीय पद पर पहुंचकर हम केवल धनखड़ साहब आपका स्वागत नहीं कर रहे, राजस्थान की 7 करोड़ जनता का स्वागत कर रहे हैं आज कि हमारा एक प्रतिनिधि इस ऊंचाई पर आज पहुंचा है। हमें आपके साथ विधायक रहने का भी अवसर मिला, कई विभिन्न अवसरों पर आपके साथ बातचीत करने का भी मौका मिला। मैं सोचता हूँ एक किसान का घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति अब इस सर्वोच्च कुर्सी पर बैठकर इस राज्य का जो सम्मान बढ़ा रहा है, मैं सोचता हूँ आपके साथ साथ राजस्थान की जनता का भी एक सौभाग्य है। हम सब जो विधायक यहाँ विराजे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जिस पद पर आप विराजमान हैं उससे राजस्थान की 7 करोड़ जनता का गौरव बढ़ेगा। हम सब विधायकों का जो आपके साथी सहयोगी रहे उनका गौरव बढ़ेगा और मैं सोचता हूँ इस पद के आधार पर राजस्थान के भविष्य को सुधारने में भी आपकी अहम भूमिका रहेगी, ऐसा मैं आपसे पूरा विश्वास करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आदरणीय भैरव सिंह जी ने भी इस पद को जिस गरिमा में पूर्ण एक तरह से अपने
कार्यकाल को पूरा करके राजस्थान को जो मान और सम्मान दिलाया, वो जब भी राजस्थान प्रवास पर आते थे तो ऐसा लगता था कि हम अपने ही व्यक्ति से अब उनके साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वास्तव में उनकी महानता के कारण से वो पद भी एक सुशोभित हुआ। मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों की इच्छा है कि आप इस पद पर रहकर राजस्थान के मान और सम्मान और हम सब विधायक साथियों का सम्मान राजस्थान में नहीं संपूर्ण देश में आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। मैं आपसे अधिक उम्मीद नहीं, पर यह ज़रूर करता हूं कि आपके किसी कोने में राजस्थान की भलाई, राजस्थान की तरक्की, राजस्थान की विधानसभा की प्रतिष्ठा ये अधिक से अधिक बढ़े, इतनी उम्मीद मैं आपसे ज़रूर करता हूँ। एक बार मैं संपूर्ण राजस्थान की जनता से, मेरे सभी प्रतिनिधि साथियों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री गुलाब चंद कटारिया जी। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी अपनी सादगी और गांधीवादी मूल्यों के लिए देश ही नहीं विश्व में एक अलग ही पहचान रखने वाले तीसरी बार आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ साहब, माननीय अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, यहाँ हमारे दो साथी आए हुए हैं, सांसद मुकुल वासनिक जी, प्रमोद तिवारी जी, माननीय सदस्यगण विधानसभा, पूर्व विधायकगण, उपस्थित तमाम अतिथिगण। अभी जब डॉक्टर सीपी जोशी जी ने, आदरणीय कटारिया जी ने जो भाव व्यक्त किए हैं, उस पर मैं अपने भाव मिलाते हुए मैं भी अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से माननीय धनखड़ साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने जो ट्वीट किया था जब आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में मनोनीत हुए थे, तो पहला टेलीफोन मेरे ख्याल से मेरे ही आपको मिला होगा। अध्यक्ष जी मेरे साथ बैठे हुए थे, हमने आपको बधाई दी। आप राष्ट्रपति भवन में वहाँ व्यस्त थे डिनर के अंदर, और मैंने ट्वीट किया वो मैं वापस रिपीट करूँगा, जिससे कि आप सबको मालूम पड़े कि मेरी भावना क्या थी। श्री जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री धनखड़ राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत जी के बाद दूसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। इस बात की राजस्थान वासियों को प्रसन्नता है, ये मैंने भाव किया। वही भाव आज भी हमारे हैं। आपने एज ए राज्यपाल भी हमेशा राजस्थान वासियों के लिए दरबारे खुले रखे थे। ये यहाँ चर्चा का विषय बना रहा हमेशा ही। आपने राजस्थान वासियों का मान सम्मान, जो प्रवासी थे उनका भी बढ़ाया, और हमेशा आपने उनको भी जो आपसे संभव था उससे अधिक बढ़ करके उनकी इमदाद भी करी। जब कभी कोई तकलीफ में भी पहुंचा वहाँ पर, तो मुझे इस बात का एहसास है। 50 साल से मेरे आपके संबंध हैं, 50 साल से। जब NSU में 73 में बन के आया था NSU अध्यक्ष, तब मेरा कुछ परिवारों से रिश्ता था, उसमें एक परिवार धनखड़ परिवार भी था। तो आप सोच सकते हैं कि 50 साल का लंबा अर्सा आपके साथ में है। कोई 6 महीने 8 महीने बाकी रहे होंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा 1 साल हुआ। तो इतने लंबे अरसे तक संबंध रहना ही बहुत बड़ी बात है। वो संबंध तब रहते हैं जब दोनों तरफ से भाव एक होते हैं। तो मुझे खुशी है कि 50 साल के रिश्ते की सफ़र तय करते करते आज आप उपराष्ट्रपति बनना हम सब के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। अध्यक्ष जी ने और कटारिया साहब ने भी बहुत आपसे अपेक्षा भी की, आपको आपकी कार्यों की प्रशंसा भी की। एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि जनरली तो हम लोग राजनीति में तो
समझ जाते हैं कि राजनीति में फैसले जो होते हैं कैसे हुए क्या नहीं हुए मालूम पड़ता है। पर आपने गवर्नर के रूप में आपकी भूमिका और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका जो बनी रही, और सीपी जोशी साहब ने आपको जस्टिफाई भी किया कि गवर्नर की संविधान में शपथ का मायने क्या है। पर आप दोनों के रिश्ते जो थे वो पूरे देश में चर्चा के विषय बने रहे जब तक आप रहे थे। आप कितने साल रहे थे साहब? कितने साल गवर्नर रहे थे आप? 3 साल। 3 साल मेरे ख्याल है कोई दिन नहीं गया होगा जब धनखड़ साहब की ममता बनर्जी चर्चा नहीं हो। और उसके बाद में कौन सा जादू आपने किया, वही ममता बनर्जी जब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बने तो आपको जिताने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने रहना स्वीकार किया। ये राज क्या, ये बता दीजिए प्रश्न। ये राज अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है। अभी तक खूब एक्सरसाइज करी दिमाग के अंदर, ऐसा कौन है जादू किया आपने। ममता बनर्जी जैसी टफ लेडी जो है वो, उनको आपने क्या आपने उन पे जादू किया। जादूगर तो मैं हूँ और आपने क्या जादू कर दिया। तो मुझसे बड़ा जादूगर भी कोई है क्या हिंदुस्तान के अंदर? मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। पूरे देश को आश्चर्य हुआ कि ममता बनर्जी कह रही है कि हम तो एब्सेंट रहेंगे। अरे भाई, कल तक तो आप जो है रोज प्यार मोहब्बत की बातें करते थे और कोई कमी रखते ही नहीं थे। सारी हदें पार करके आपके संबंध अच्छे थे उनके साथ में। तो क्या कारण था कि आपने कौन सा ऐसा जादू कर दिया भाई कि उन्होंने कहा नहीं हम तो एब्सेंट रहेंगे। आराम से जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति चुन ले थे और वही हुआ। यही राज आप बता दीजिए। बाकी तो आपकी काबिलियत, आप मेरे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, मेंबर पार्लियामेंट हो, मिनिस्टर हो केंद्र में, सब बातों की हमें जानकारी है कि आपका लंबा सफर तय करते करते आप आज यहाँ तक पहुँचे। इस बात का मैं गर्व है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, आपकी मेधा का गान, आपकी कार्यकुशलता की कहानी बहुत लंबी है। हम आपसे अनुरोध करें आपके उत्प्रेरण के लिए, लेकिन उसके पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय। राजस्थान की राजनीति में एक जानी मानी शख्सियत, झुंझुनू आपकी जन्मभूमि के साथ कर्मभूमि भी रही है। अत्यंत यशस्वी, ऊर्जावान, सजग, सक्रिय, जनमानस से सीधे जुड़े हुए व्यक्तित्व के रूप में पहचान रखने वाले किसान पुत्र के नाम से विख्यात देश के 14वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी का जन सेवा से दीर्घ जुड़ाव रहा है। 1989 में राजस्थान बार काउंसिल से अधिवक्ता पंजीकृत हुए, उसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता पदनामित हुए और फिर वरिष्ठतम वरिष्ठ अधिवक्ता रहे। सन 1990 से आप सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रैक्टिस करते रहे। देश के कई महत्वपूर्ण प्रकरणों में आपने पैरवी की। आप राजस्थान उच्च न्यायालय बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। 1989 से 1991 में आप झुंझुनू से सांसद रहे। 1993 से 1998 में किशनगढ़ से विधायक रहे और 2016 में आप भारतीय जनता पार्टी के विधि और विधायी प्रभाग के प्रमुख रहे। 2019 में आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए और 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। देश की चहुमुखी विकास के लिए आपका योगदान अविस्मरणीय है। माननीय से आग्रह, अपना उद्बोधन मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। माननीय उपराष्ट्रपति भारत सरकार। मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है।
और ये दूसरी बार आया है राजस्थान विधानसभा में। राज्यपाल बनने के पश्चात डॉक्टर सीपी जोशी जी ने मुझे ये सौभाग्य दिया और अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद मैं डॉक्टर सीपी जोशी का आभारी हूँ। श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, उनसे मेरा लंबा नाता रहा है। 50 साल बताए इन्होंने, 50 साल से ज़्यादा। राजनीति में किसी भी पाले में रहे हों, हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध गहरे रहे हैं। श्री गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है। मैंने बहुत समय इनसे चर्चा करके बिताए भी है और मुझे हर बार महसूस हुआ कि मैं कुछ न कुछ इनके व्यवहार और आचरण से लेकर जा रहा हूँ। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इन्होंने भी संसदीय क्षेत्र में शुरुआत 1989 में की और मुझे भी यह सौभाग्य मिला। तब से मेरे संबंध इनसे व्यक्तिगत और पारिवारिक रहे हैं। समय समय पर मिलना भी रहा है और मैंने इनसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के पश्चात मदद भी मांगी कि मेरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, आप कोई न कोई जादूगरी का टोना मुझे बताएं। कैलाश मेघवाल जी, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, इनका सानिध्य भी मुझे मिला जब हम एक साथ संसद सदस्य थे और जब भी इनकी कोठी पर जाता था ये एक ही बात कहते थे, उस कोठी में पहले कौन विराजमान था। यहाँ अनेक सदस्यगण हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिन्होंने मुझे बहुत संस्कार दिए हैं, मार्गदर्शन दिया है, आगे बढ़ने का तरीका बताया है। मुझे वो दिन याद है जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और चूरू से राजेंद्र राठौड़ उम्मीदवार थे। मैं इनकी सभा में गया। अब जादूगर का जादू तो ठीक है, पर मैंने भी ऐसा जादू किया कि आज तक राजेंद्र राठौड़ चुनाव नहीं आ रहे हैं। पूर्व विधायकगण यहाँ उपस्थित हैं, पर जो सांसदगण हैं और राज्यसभा से हैं, उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भावना यहाँ व्यक्त करूँगा उसका उन पर असर होगा और मेरे स्वास्थ्य के लिए वो अति आवश्यक है। मेरे लिए ये एक यादगार पल है। मैं अभिभूत हूँ, कारण राजनीति में आने से पहले मैं वकालत के पेशे में सभी के द्वारा अत्यंत सफल वकील माना जाता था। 2 महापुरुषों ने मेरे जीवन को मोड़ा, ताऊ चौधरी देवीलाल जी और माननीय भैरव सिंह शेखावत जी। तो जिस जादूगरी के तरीके की माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे, वो मैंने इन 2 महापुरुषों से ली है और उन्होंने कहा था ये ट्रेड सीक्रेट है। दोनों महानुभाव यहाँ नहीं हैं,
तो मैं ट्रेड सीक्रेट नहीं बता सकती, वरना मैंने गहलोत जी की बात कभी टाली नहीं है। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने मुझे कहा कि राजनीति में आपको लाने वाले व्यक्ति ताऊ देवीलाल जी और माननीय भैरव सिंह शेखावत जी, वो क्या सोच रहे होंगे जब आप उस उपराष्ट्रपति निवास पर जा रहे हो जहाँ भैरव सिंह जी विराजमान थे। मेरे जीवन की इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। ये जीवन का अल्टीमेट संतोष है कि जहाँ माननीय भैरव सिंह शेखावत विराजमान रहे वहाँ मैं हूँ। इसका श्रेय इन दो महापुरुषों को जाता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में और एक पूर्व सदस्य के रूप में मेरे लिए एक ऐसा मुकाम आया है कि मुझे यहाँ पर अपने दिल की बात कहनी पड़ेगी। यहाँ नहीं कहूँगा तो कहाँ कहूँगा। इस सम्मानित सदन के माध्यम से पहले मैं राजस्थान के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे मन में, मेरे दिल में उनके लिए विशेष स्थान है। जिस भी कार्य क्षेत्र में मैं रहा, वकालत हो या अन्यथा राजनीति में, उन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं उनका ऋणी हूँ। इस सदा यादगार रखने वाले सम्मान के लिए मैं डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, सदन के नेता माननीय श्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाब सिंह कटारिया जी का आभार प्रकट करता हूँ। मेरे बारे में जो अच्छी अच्छी बातें यहाँ कही गई और गर्मजोशी से स्वागत हुआ सभी के द्वारा, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। जो ज़्यादा बातें मेरे जीवन के बारे में कही गई हैं, मेरे परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर नहीं है, वरना हो सकता है वो इसको स्वीकार न भी करें। संसद और विधायिका का काम जीवंत और स्वस्थ लोकतंत्र की एक कुंजी है। इट इज नेक्टार फॉर सोसाइटल ग्रोथ। डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। यह संस्थाएं प्रामाणिक रूप से लोगों की इच्छा के साथ साथ उनकी आकांक्षाओं को भी अपने सामने रखती हैं। लोकतंत्र के ये मंदिर जनप्रतिनिधियों को संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। संसद और विधायिका बहुत सशक्त माध्यम है। भारत के संविधान के निर्माण करते समय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इनको बहुत बड़ी ताकत दी गई थी और जो कुछ होना है संसद और विधायिका के माध्यम से होना है। महत्वपूर्ण काम है कार्यपालिकों को जवाबदेह ठहराना, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व स्थापित करना इनका मूल कर्तव्य है। इनसे प्रभावी और कोई संस्था ये काम करने के लिए नहीं हो सकती। अनुशासन के बिना मानव जीवन अधूरा है। अनुशासन की कमी संस्थाओं को जर्जर कर देती है। अनुशासन की कमी हमारे लक्ष्य को कुंठित कर देती है। अनुशासन विधानमंडल और संसद
में अति आवश्यक है। अनुशासन यदि अगर विधानमंडल और संसद में नहीं रहा तो इसके नतीजे कभी भी जनहित और देशहित में नहीं हो सकते। विधानमंडल और संसद में बहस, चर्चा और विचार विमर्श हो, यही लोकतंत्र का अमृत है। लोकतंत्र की जननी और दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारे प्रतिनिधियों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने यही अपेक्षा की थी, यही कल्पना की थी। संविधान सभा में संविधान विकसित करते समय सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न दृष्टिकोणों को एकजुटता और स्वस्थ वातावरण में देखा गया। देश के सामने उस समय बड़ी जटिल समस्याएं थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों में मतांतर था, पर उन्होंने शालीनता से, स्वस्थ रूप से, सशक्त तरीके से अपनी बात संविधान सभा के समक्ष रखी और हमें एक संविधान मिला। आज के हालात अत्यंत गंभीर हैं, चिंतनीय हैं। सामयिक दृश्य संसद और विधानसभाओं में क्या किसी कुश्ती अखाड़े से कम है? जब चारों तरफ देखते हैं तो लगता है हम कहाँ आ गए, क्यों आ गए, किस उद्देश्य के लिए आ गए। संविधान निर्माताओं की आत्मा पर हम इतना बड़ा कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? संसद और विधायिका दोनों के सामने तो एक कड़ी चुनौती है। ये लोकतंत्र की जड़ें हिला देगी। गहरी चिंता का कारण है अमर्यादित आचरण सभी सीमाओं को लांघ गया है। कोई कसर बाकी नहीं रही है। समझ में नहीं आता जनप्रतिनिधि अपनी बात कहते हुए संसद और विधानसभा में इस प्रकार का आचरण कैसे कर सकता है। जनता के बीच में हास्य का विषय बन गए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों पर इसे क्रूर प्रहार और दर्दनाक कुठाराघात और क्या हो सकता है। समय आ गया है कि इस गंभीर स्थिति पर हर स्तर पर व्यापक चिंतन मंथन हो। इस गिरावट पर अंकुश लगना चाहिए। ये सभी के हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है। हमारा दायित्व है और भावना प्रजातंत्र को पनपाना है, न कि इसे ध्वस्त करना। पर जो देखने को मिल रहा है वो ठीक इसके विपरीत है। विचित्र और भयावह दृश्य जिनको संसद और विधानसभाओं में चर्चा करनी चाहिए वो सब सड़क पर आ गया है। संसद और विधानसभा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। यदि अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो जो काम उनको करना है वो काम सड़क पर होगा। ये आपकी शपथ को भी आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। संसद विधानसभा दोनों स्वस्थ विचार आदान प्रदान का स्थान है। ये रहे भी हैं, अनुकरणीय भी रहे हैं। संसदीय मर्यादाओं का 60 के दशक में जो पालन होता था उसका अध्ययन करें तो पता चलेगा आजकल ऐसा कुछ नहीं है। मैं पीड़ा समझ सकता हूँ डॉक्टर सीपी जोशी की, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी की, और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मुझे क्या
महसूस करना पड़ेगा। हर भारतीय नागरिक का, हर चिंतक का ये दायित्व है कि इस बीमारी को रोका जाए। इस बीमारी का निदान बहुत आसान है। हम अनुशासित रहें, कानून के दायरे में रहें, संविधान की मूल भावना समझें, संविधान के अनुसार काम करें। मैं संसद सदस्यों को और विधानमंडलों के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो आचरण वेल में आकर होता है, उदंडता दिखाता है, उसकी सेल्फ लाइफ कुछ घंटों या दिन की होती है। पर जो विचार यहाँ व्यक्त किए जाते हैं, जो अध्ययन करने के पश्चात आप यहाँ विचार व्यक्त करते हो, वो सदियों तक रहते हैं। कि इस मुद्दे पर किसने क्या कहा, कानून का विद्यार्थी होने के नाते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को मैंने बेखूफी उपयोग किया है। वो कहाँ गया मामला आज? ऐसी स्थिति नहीं है कि संसद सदस्यों में प्रतिभा नहीं है। मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। मैं 100 से ज़्यादा सांसदों से मिल चुका हूँ। बड़े प्रतिभाशाली हैं, वेरी टैलेंटेड, अचीवर्स हैं। यदि अगर इकट्ठे होकर ऐसा काम करें तो गले नहीं उतरता कि ये बीमारी कितनी भयावह है। कोविड इसके सामने छोटा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा और बताना चाहूंगा कि आज हम ऐसे युग में हैं जहां कोई सीक्रेट नहीं है। ये ओपन सीक्रेट है। जनता बोलती नहीं है, पर जनता का आकलन बड़ा भयावह है। 3 साल में मैंने देखा, छात्रों के बीच जाता था, व्यापक स्तर पर मेरी चर्चा होती थी। सबके सब कहते थे हमें यह नापसंद है, ये लोग गलत कर रहे हैं। उनकी नब्ज को टटोलो और इसमें परिवर्तन आना ही चाहिए। पानी सर से ऊपर निकल गया है। We are at the terminal stage. Our democracy is cliff-hanging. It is cliff-hanging on account of the actions of those who should be saviors of democracy. जिनको डेमोक्रेसी को पनपाना है, बचाना है, वही यदि डेमोक्रेसी के लिए बड़ी चुनौती बन जाए, इससे दर्दनाक दृश्य देश के सामने कोई हो नहीं सकता। राजनीतिक दलों को इस अत्यंत विशेष मुद्दे पर एक साझा मंच पर आने की आवश्यकता है। सर्वसम्मति का दृष्टिकोण दिखाने की आवश्यकता है। मैं ऋग्वेद के एक विशेष जो कहा गया है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आई कोट, हमारा उद्देश्य एक हो। देश का विकास हमारा उद्देश्य एक है। समाज ऊपर बढ़े, हमारा उद्देश्य एक है। समाज में कमियां हैं, उद्देश्य एक है, खत्म हो। हमारा उद्देश्य एक हो। हमारी भावनाएं सुसंगत हो, कोई विवाद नहीं है। हमारे विचार एकत्रित हों, जैसे इस विश्व के ब्रह्मांड में विभिन्न पहलुओं और क्रियाकलापों में तारतम्यता और एकता है। अब देखिए कितना तारतम्य है, कितनी एकता है। किसी मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है, पर आचरण इसकी ठीक विपरीत है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली है, वो जनता के लिए अनुकरणीय होनी चाहिए, दक्षतापूर्ण होनी चाहिए।
इन मामलों में विफलता सिर्फ संसद और विधायिका तक नहीं रहती है, यह विफलता को प्रभावित करती है अन्य संस्थाओं को, कार्यपालिका को, अधिकारियों को, समाज की अन्य संस्थाओं को। अनियंत्रित आचरण उनको गलत काम करने के लिए खुला छोड़ने वाला जैसा रास्ता है। शासन के लिए मार्गदर्शन कहां से आएगा? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कौन एनफोर्स करेगा? इट इज द जॉब ऑफ दिस असेंबली एंड द पार्लियामेंट। Assembly and Parliament are the ultimate custodians of the interest of the nation and the people. The executive of the day is kept under check and control by Assembly and Parliament. मानकर चलिए, विधानसभा में व्यवधान पैदा करना हमेशा सत्ता पक्ष के पक्ष में जाता है। एक आकलन किया मैंने, इसका नतीजा क्या है? किसी भी विधानसभा को ले लीजिए, और जो मैं टिप्पणी कर रहा हूं ये राजस्थान विधानसभा के संबंध में बिल्कुल नहीं है। हाउस नहीं चलेगा, व्यवधान होगा, देयर विल बी नो डिस्कशन ऑन द बिल। नो वन नोज बेटर देन डॉक्टर सीपी जोशी एंड माननीय कैलाश मेघवाल जी। इट विल बी पास्ड एज सच। नतीजा क्या होगा? उसमें जो सुधार हो सकता है, नया विचार आ सकता है, वो सामने नहीं आएगा और एक अच्छा काम अधूरा रह जाएगा। इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही है। जब विधानसभा और संसद में वातावरण ठीक है तो भी गुणवत्ता में गिरावट है। ये पूरा देश में देखा गया है। विधायक और संसद सदस्य कितनी गहराई से तैयारी करते हैं। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ वो सदन में कह रहे हैं वो तात्कालिक नहीं है, उसके दूरगामी परिणाम है, वो ऐतिहासिक है। उनकी तैयारी उसी स्तर की होनी चाहिए। राजनीतिक दलों और विधायिकाओं को सक्षम करने के लिए एक बहुत आसान रास्ता है। आत्मनिरीक्षण करें, एक ही रास्ता मिलेगा। पानी सर के ऊपर से है, अब बदलाव नहीं लाएंगे तो सबका नुकसान है। सभी को ये याद रखना होगा कि राज्य के 3 अंगों में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। सब संविधान के नीचे हैं। ऑल आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा वो कौन सा जादू था जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने वो निर्णय लिया। मैं राजनीति से परे हूँ। राजनीतिक निर्णय क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, किस आधार पर लेते हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी प्रकाश डाल सकते हैं, वसुंधरा राजे जी डाल सकते हैं, अन्य महानुभाव डाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जादू तो मैंने किया ही है, यह तो मानना पड़ेगा। और वो जादू एक था। मैंने उनसे कहा कि अब मैं आपके राज्य का राज्यपाल नहीं हूं और आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या कभी भी मैंने कोई भी काम कानून और संविधान के दायरे के खिलाफ किया है? क्या कभी भी मैंने
किसी भी परिस्थिति में, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, एक भी शब्द उनकी मर्यादा पर कटाक्ष करते हुए कहा है, कंप्रोमाइज करते हुए नहीं। जो कुछ मैंने किया खुली किताब की तरह किया, लिखित में किया। फिर भी मैं इस सदन के माध्यम से पहली बार उनके प्रति, उनके कदम के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं मानकर चलता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में जो बातें मैं कह रहा हूं और जिस आशीर्वाद की आपसे उम्मीद रख रहा हूं, उस पर आप चिंतन करेंगे और मेरे को आशीर्वाद देंगे। इस सम्मान के लिए एक बार फिर मैं डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा और सदन के नेता मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी और प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया जी का आभार प्रकट करता हूं। और आप लोगों ने जो प्रेम दर्शाया है, उसके लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूँगा। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी। राजनीति में जब आप जैसे व्यक्तित्व इन पदों को सुशोभित करते हैं तो आपके साथ हम सब भी सम्मानित होते हैं। आइए अब जिन पलों का हमें इंतजार है, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का सम्मान आज के इस गरिमामय समारोह में भारतीय संस्कृति के अनुरूप और राजस्थान की परंपरा के अनुरूप साफा पहनाकर अभिनंदन करने के लिए आग्रह करना चाहेंगे। श्री गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप साफा पहनाकर सम्मान करें। माननीय का सम्मान हमने हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया और अभिनंदन हम कुछ शब्दों के अभिनंदन पत्र के माध्यम से करना चाहते हैं। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, इस अभिनंदन पत्र का वाचन आप करें। राजस्थान विधानसभा द्वारा भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का अभिनंदन। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और संसद के उच्च सदन राज्यसभा के माननीय सभापति श्री जगदीप धनखड़ का अभिनंदन करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। हमारा हर्ष प्रसन्नता इसलिए भी द्विगुणित हो गए हैं कि आप इस सदन के सर्वोच्च एवं गरिमामय आसन को सुशोभित करने वाले राजस्थान विधानसभा के प्रतिष्ठित सदस्य रहे हैं। आप एक श्रेष्ठ सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री और सजग विधायक, संसदीय एवं संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ, विधिवेता, प्रखर अधिवक्ता और एक राज्यपाल के रूप में आप सदैव सक्रिय रहे। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एवं एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की है। प्रारंभिक शिक्षा सरकारी विद्यालयों में लेने के बाद आपने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में अध्ययन किया। आपने एक अधिवक्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। परिवार में पहली पीढ़ी के पेशेवर अधिवक्ता होने के बावजूद आपने कम उम्र में ही अपनी अध्ययनशील प्रवृत्ति और नैसर्गिक प्रतिभा के बल पर देश के शीर्ष विधि विशेषज्ञों में विशेष पहचान बनाई। आपकी विधिक क्षेत्र की विलक्षण योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए आपको वर्ष 1990 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस के दौरान आपने स्टील, कोयला खनन और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर उच्चतम न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयों में भी अपने ज्ञान और न्यायिक विद्वता का परिचय देकर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय एवं अनेक अंतर्राष्ट्रीय विधिक संस्थाओं से संबंध रहे श्री धनखड़ ने संवैधानिक एवं कानूनी मुद्दों पर देश की प्रमुख प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों से
अपने निष्णात ज्ञान एवं अध्यवसायी प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है। आप वर्ष 1989 में जुन्नू संसदीय क्षेत्र से 9वीं लोकसभा में सांसद निर्वाचित हुए। वर्ष 1990 में आपने संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के दायित्वों का बड़ी कुशलतापूर्वक से निर्वहन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री रहते हुए आपने यूरोपीय संसद में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के उपनेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया। आप वर्ष 1993 में अजमेर जिले के किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं राजस्थान विधानसभा के विधायक चुने गए। आपके लोकसभा और राजस्थान विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों में सक्रिय सदस्य के रूप में अपने उत्तरदायित्व का बड़ी सजगता से निर्वहन किया है। आपने 30 जुलाई 1919 से 18 जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपनी सदाशयता, मधुर व्यवहार, सद्बुद्धि एवं तर्कसंगत युक्तियों द्वारा विषम परिस्थितियों में भी सक्रियता एवं बुद्धि कौशल से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। हमारा सौभाग्य है कि 25 मार्च 2022 को विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र के उन्नयन में राज्यपाल एवं विधायकों की भूमिका विषय पर हुए सेमिनार के मुख्य अतिथि के रूप में हमें आपके अनुभूतिजन्य व्यावहारिक अनुभवों की जो सुखद अनुभूति हुई वह आज भी मानस पटल पर मौजूद है। आपके संसदीय एवं संवैधानिक पद के दायित्वों के कुशल निर्वहन तथा विधिक एवं न्यायिक क्षेत्र में इनकी स्मरणीय एवं अद्वितीय योगदान के बाद 1 अगस्त 2022 को इनका भारत का 14वां उपराष्ट्रपति निर्वाचित होना राजस्थान के लिए प्रतिष्ठा और गौरव की बात है। हमारा विश्वास है कि आपकी संसदीय अनुभव, निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता एवं विशिष्ट ज्ञान राज्यसभा के सभापति के रूप में संसदीय प्रतिमानों एवं परंपराओं की सुदृढ़ता में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। राजस्थान विधानसभा आपका अभिनंदन कर गौरवान्वित है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अभिनंदन पत्र को आपको भेंट करने के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री अशोक गहलोत जी से। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप शॉल ओढ़ाकर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का सम्मान करें और ये अभिनंदन पत्र आपको भेंट करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सचमुच जो महका करते हैं उनका यश चंदन होता है और वो बिरले होते हैं जिनका अभिनंदन होता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन पूरे राजस्थान के आवाम की ओर से। और आज के आयोजन की स्मृतियां बरसों बरस आपके जहन में रहे। डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट कर। ये था माननीय का अभिनंदन। और सचिव राजस्थान विधानसभा श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप सभी का शाब्दिक आभार व्यक्त करें। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, मंचासीन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय एवं उपस्थित माननीय सदस्यगण एवं पूर्व सदस्यगण, राजस्थान विधानसभा का गौरव इतिहास रहा है और इस सदन द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक परंपराएं अनुकरणीय रही हैं। इसी कड़ी में आज ये अभिनंदन समारोह अस्मरणीय रहे। ये राजस्थान विधानसभा के लिए गौरव का विषय है कि इस सदन में के सदस्य रहे स्वर्गीय माननीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत के पश्चात आप इस उच्च संवैधानिक पद पर आसीन हुए। सरल माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर सरल एवं मृदु स्वभाव तथा बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर अनुरोध को स्वीकार किया। इसके लिए मैं समस्त मान्य सदस्यगण एवं पूर्व सदस्यगण की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं नवाचार के प्रणेता माननीय अध्यक्ष महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान विधानसभा में ऐसी स्वस्थ परंपराएं स्थापित की। मैं संसदीय परंपराओं के पोषक माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले माननीय नेता प्रतिपक्ष का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके उद्बोधन से हम आप लाभान्वित हुए। माननीय राज्यसभा के सांसदगण श्रीमान
मुकुल वासनिक जी, श्रीमान प्रमोद तिवारी जी, श्रीमान नीरज डांगी जी एवं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के साथ पधारे सभी अतिथिगण का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सदस्यगण एवं माननीय पूर्व सदस्यगण तथा समस्त अधिकारीगण एवं पत्रकारगण ने पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए भी मैं आप सभी महानुभावों का आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सचिव राजस्थान विधानसभा। आप सभी का एक बार पुनः आभार। और हिंदुस्तान का गुणगान राष्ट्रगान, अपने मुख से राष्ट्रगान को उच्चारित करें, मातृभूमि को सम्मान दें, अपनी वाणी को पवित्र करें। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय